नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे सिंधु नदी के अपवाह तंत्र पर और पिछले वीडियो में हमने सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु नदी की विशेषताओं पर चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु की सहायक नदियाँ। देखिए, सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, वैसे इसकी काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे भारत में जो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं उन पर। तो भारत में सिंधु की जो मुख्यतः सहायक नदियां हैं वो 5 नदियां आती हैं, जिन्हें पंच महानदी के नाम से जाना जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन 5 नदियों पर हम जो है अपनी चर्चा रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले उनमें हम देखिए, एक बार समझ लो डायग्राम। वैसे मैंने कल आपको बनवा दिया था, जैसे कि ये हमारी एक नदी थी, मुख्य नदी, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था सिंधु नदी। सिंधु में जो एक सहायक नदी थी चिनाब नदी, जो 12 लापचा दर्रे से निकल करके मिठानकोट पाकिस्तान में जाके मिल रही थी। फिर झेलम की सहायक नदियां, चिनाब की सहायक नदियां बनती हैं। झेलम नदी जो शेषनाग झील से बारामूला के पास से जम्मू कश्मीर से निकलती है और चिनाब में जाकर के मिल जाती है। उसके बाद में रावी नदी, रोहतांग दर्रा। उसके बाद में फिर सतलुज नदी, है ना, सतलुज नदी जो राजस्थान से निकलती है और चिनाब में जाकर पाकिस्तान में चिनाब में जाकर मिल जाती है। और एक सतलुज की सहायक ब्यास नदी, जो ब्यास कुंड से निकलती है, हर के बैराज नामक स्थान पर भारत में जाके मिल जाती है। ब्यास नदी जो है वो एकमात्र पंच महानदों में एकमात्र नदी है जो भारत से ही निकलती है और भारत में ही इसका विलय किसमें हो जाता है? सतलज नदी में हो जाता है। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी इन पंच महानद, ये जो 5 नदियां है ना, झेलम, ये कौन सी है? सबसे उत्तर की जो नदी है इसका नाम है झेलम नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो आज हमारी जो चर्चा रहेगी इन 5 नदियों पर रहेगी। सिंधु की ये 5 मुख्य सहायक जो नदियां हैं। इन पंच महानदों में सबसे पहले हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं झेलम नदी पर, है ना। सबसे पहले जो सहायक नदी हम लेते हैं वो कौन सी ले रहे हैं? झेलम नदी। सिंधु की पहली सहायक नदी ले रहे हैं झेलम नदी। तो हेडिंग डाल लीजिए झेलम नदी। झेलम नदी। झेलम नदी। देखिए, झेलम नदी की बात करें तो इसकी विशेषताओं में इसका प्राचीन जो नाम मिलता है वो मिलता है बितिस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है? बितिस्ता। प्राचीन नाम क्या मिलता है? बितिस्ता। इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है शेषनाग झील, बारामूला के पास में पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। इसका जो संगम होता है पाकिस्तान में चिनाब नदी में। पाकिस्तान में चिनाब नदी में इसका संगम होता है। बात करें इसके अपवाह की, प्रवाह की, तो इसका जो अपवाह है वो 2 देशों में है, भारत और पाकिस्तान। भारत से कहाँ जाती है? ये पाकिस्तान में। भारत में इसका जो प्रवाह है वो है जम्मू कश्मीर में। भारत में इसका प्रवाह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है इसकी 425 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो भारत में लंबाई है इसकी 250 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है लगभग 425 किलोमीटर, जिसमें से भारत में इसकी जो लंबाई है वो मिलती है 250 किलोमीटर। ठीक है ना। झेलम नदी जो है कश्मीर में एक घाटी का निर्माण करती है जिसका नाम है कश्मीर घाटी, है ना। यह नदी कश्मीर में कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है।
झेलम नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाती है। कुछ दूरी तक ये भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का भी निर्धारण करती है। और जम्मू कश्मीर में अनंतनाग से बारामूला तक ये नदी कैसी है, नौकागम्य है ना। लिखो अनंतनाग से बारामूला, जम्मू कश्मीर में ही है दोनों शहर। अनंतनाग से बारामूला तक यह नदी नौकागम्य है, यह नदी नौकागम्य है, नौकागम्य। आगे लिखो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा भी बनाती है, सीमा रेखा भी बनाती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है किशनगंगा। इस झेलम नदी की जो मुख्य सहायक नदी है उसका नाम क्या है, किशनगंगा। किशनगंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में किस नाम से, नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी जो है इसके किनारे जम्मू कश्मीर में एक शहर स्थित है जिसका नाम है श्रीनगर, है ना। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जो शहर है उसी नदी के किनारे स्थित है। तो इधर प्रशिष्टता कुछ लिख लीजिए, नीचे नहीं आए तो लिखो श्रीनगर शहर, श्रीनगर शहर इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे स्थित है, स्थित है। झेलम नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है बूलर झील, है ना। किस झील का, बूलर झील। तो लिखिए यह नदी जम्मू कश्मीर में बूलर झील का निर्माण करती है, बूलर झील का निर्माण करती है, निर्माण करती है। आगे लिखो किशनगंगा, किशनगंगा पाकिस्तान में इसे नीलम जाना जाता है ना, पाकिस्तान में किस नाम से, नीलम नाम से। किशनगंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है, इसकी मुख्य सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है, ठीक है ना। ये विशेषता थी किसकी, झेलम नदी की। झेलम नदी की दो विशेषता और बचती हैं, इस पर संचालित प्रमुख बांध एवं परियोजनाएं। तो झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में मंगला बांध बना हुआ है और तुलबुल तथा उरी परियोजना संचालित है, तुलबुल तथा उरी परियोजना संचालित है। लिख लीजिए झेलम नदी पर, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में मंगला बांध बना हुआ है, बना हुआ है, ठीक है ना। अगला लिखो इस नदी पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में तुलबुल एवं उरी परियोजना संचालित हैं, उरी परियोजना संचालित हैं। तुलबुल एवं उरी परियोजना संचालित है। ये कुछ विशेषता थी सिंधु की पहली सहायक नदी, उत्तरतम भारत में उत्तरतम पहली सहायक नदी कौन सी है, बाएं तट की बात करें ना, वो है झेलम नदी। झेलम नदी जो है इसका प्राचीन नाम है बितिस्ता। उद्गम होता है इसका शेषनाग झील जम्मू कश्मीर से, संगम होता है पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है और बाद में फिर चिनाब नदी सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। अपवाह की बात करें प्रवाह की, तो भारत और पाकिस्तान दो देशों में इसका प्रवाह होता है। भारत में ये जम्मू कश्मीर में बहती है। कुल लंबाई है 425 किलोमीटर
और भारत में इसकी लंबाई है 250 किलोमीटर। इस 425 किलोमीटर में से भारत में कितने किलोमीटर बहती है? 250 किलोमीटर बहती है। यह नदी कश्मीर में एक घाटी का निर्माण करती है जिसका नाम है कश्मीर घाटी। और अनंतनाग से बारामूला तक ये नदी कैसी है? नौकागम्य है और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का भी निर्धारण करती है। श्रीनगर जो शहर है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और जम्मू कश्मीर में यह एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है बूलर झील। किशनगंगा इसकी मुख्य सहायक नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है और झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में मंगला बांध बना हुआ है और तुलबुल और उरी परियोजना संचालित है। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बात करते हैं झेलम के बाद में चिनाब नदी के बारे में। ले लिया, चलिए अब 2 नंबर डाल लीजिए। झेलम के बाद में चिनाब नदी। झेलम के बाद में सिंधु की दूसरी जो मुख्य सहायक नदी है, जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, इसका नाम है चिनाब नदी। चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात करें तो यह सिंधु की जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इसकी विशेषता लिखते हैं। देखो, प्राचीन नाम था इसका अश्किनी। प्राचीन नाम क्या था? अश्किनी। उद्गम होता है इसका बारालापचाला दर्रा के पास। बारालापचाला दर्रा, और यह दर्रा पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, है ना। धौलाधर पर्वत श्रेणी, हिमाचल प्रदेश। धौलाधर पर्वत श्रेणी कहां पर? हिमाचल प्रदेश। बारालापचाला दर्रा धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। ये 2 धाराओं के रूप में उद्गम होती है, चंद्र और भागा। 2 धाराओं के रूप में इसका उद्गम होता है चिनाब नदी का, चंद्र और भागा, जो हिमाचल प्रदेश में ही तांडी नामक स्थान के पास में आपस में मिल जाती हैं। दोनों ही धाराएं तांडी नामक स्थान पर चिनाब नदी की दोनों धाराएं आपस में हिमाचल प्रदेश में तांडी नामक स्थान पर मिल जाती हैं। तो बारालापचाला दर्रा से चंद्र एवं भागा 2 धाराओं के रूप में, 2 धाराओं के रूप में इसका क्या होता है? उद्गम होता है। रूप में उद्गम जो हिमाचल प्रदेश में तांडी नामक स्थान पर आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। बात करें संगम की, तो देखिए संगम जो इसका होता है मिठानकोट पाकिस्तान में ही किसमें मिल जाती है? सिंधु नदी में। मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई है इसकी 1225 किलोमीटर, जिसमें से भारत में इसकी जो लंबाई है, भारत में लंबाई है 950 किलोमीटर। 1225 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से भारत में कितने किलोमीटर बहती है? ये 950 किलोमीटर बहती है। और इसके बहाव क्षेत्र की बात करें, बहाव क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र कुछ भी लिख लेना। बहाव क्षेत्र इसका 2 देशों में, भारत और भारत में ये 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर।
भारत, और भारत के बाद ये कहाँ जाती है? पाकिस्तान। भारत में इसका प्रभाव कितने राज्यों में? 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। इसकी सामान्य जानकारी है ये। उसके बाद हम बात करें तो चिनाब नदी में उत्तर से झेलम नदी आकर के मिलती है और दक्षिण से कौन सी? रावी नदी आकर मिलती है ना। चिनाब नदी में उत्तर से तो कौन सी नदी आकर मिलती है? झेलम नदी, और दक्षिण से रावी नदी आकर मिलती है, ठीक है ना। आगे लिखो, इस नदी में उत्तर से झेलम नदी तथा दक्षिण से चिनाब नदी आकर रावी नदी आकर मिलती है। दक्षिण से रावी नदी आकर मिलती है, ठीक है। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें, इस नदी पर संचालित प्रमुख बांध परियोजनाएं, तो प्रमुख जो परियोजनाएं हैं वो परियोजना है, एक है जैसे सलाल, सलल भी आ सकता है, सलाल भी आ सकता है, सलाल परियोजना। एक है दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना, और एक है बगलेहार, बगलेहार परियोजना, ठीक है ना। ये 3 मुख्य परियोजना है, सलाल, दुलहस्ती और बगलेहार, जो किस पर संचालित है? चिनाब नदी पर संचालित है। इस नदी पर अभी एक करंट में ही मुद्दा बना हुआ है, चिनाब पुल, है ना। चिनाब नदी पर एक ब्रिज बनाया गया था, चिनाब ब्रिज, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज में है, भारत में बना है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक, जिसके नाम क्या है? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक ब्रिज के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कटरा तथा बनिहाल के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है? कम करता है। जिस पुल की लंबाई कितनी है? 1315 किलोमीटर, और नदी तल से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर, है ना। ये इसकी विशेषताएं। तो इधर बात कर लेते हैं, हेडिंग डालो चिनाब पुल, चिनाब पुल, चिनाब ब्रिज, चिनाब पुल। चिनाब पुल की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित। कहां पर है ये? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है, और इसका नाम क्या है? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक ब्रिज, रेल लिंक ब्रिज, है ना। इस ब्रिज से कटरा, है ना, लिखिए, इस ब्रिज से कटरा और बारामूला के मध्य कटरा और बारामूला के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी कम हुई है, दूरी कम हुई है। और यह जो ब्रिज है, यह ऊंचाई है इस ब्रिज की, समुद्र तल से ऊंचाई 1315 मीटर, 1315 मीटर, ठीक है ना। सॉरी, ये लंबाई है ना,
लंबाई कितनी है? 1315 मीटर। और ऊंचाई इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 359 मीटर। 359 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। और इस ब्रिज की बात करें तो 266 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से आने वाले तूफान को भी ये पुल क्या कर सकता है? सहन कर सकता है। तो लिख लीजिए, यह पुल 266 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड की गति के तूफान को सहन कर सकता है, को सहन कर सकता है। 266 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से अगर कोई तूफान आ रहा है तो वो पुल जो है इसको सहन कर लेगा। बाकी अगर 266 से अधिक स्पीड हो गई तो पुल सहन नहीं कर पाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जिसका नाम क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक ब्रिज, जो लगभग 1315 मीटर लंबा ब्रिज है, जो समुद्र तल से 359 मीटर क्या है? ऊंचा है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी चिनाब नदी। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं साइड में हट जाता हूँ। ले लिया। अब बात करते हैं चिनाब के बाद में पंच महानद में अगली जो नदी आती है वो है रावी नदी। तो 3 नंबर डाल लीजिए, रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो हिमाचल प्रदेश से होता है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 725 किलोमीटर है, जिसमें से 350 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है। भारत में ये 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद जम्मू कश्मीर, है ना। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में इसका अपवाह है। कुछ विशेषता है, इसकी मुख्य जो सहायक नदी है वो तवी नदी इसकी मुख्य सहायक नदी है। और रावी नदी पर जो परियोजना संचालित है हिमाचल प्रदेश से इसमें चमेरा परियोजना संचालित है, जबकि जम्मू कश्मीर में इस पर थीन बांध परियोजना संचालित है। और आपको पता होगा थीन बांध जो बना हुआ है उससे जिस जलाशय का निर्माण हुआ है उसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह जलाशय, है ना। महाराजा रणजीत सिंह जलाशय। तो अगली 3 नंबर नदी डाल लीजिए, रावी नदी। रावी नदी, बात करते हैं रावी नदी की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले लिखो प्राचीन नाम। देखिए 2 नदियों का अब तक हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले झेलम, झेलम का प्राचीन नाम पढ़ा था हमने बितिस्ता। और उसके बाद में एक पढ़ी थी चिनाब, चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या पढ़ा था हमने? अस्किनी। चिनाब का क्या था? अस्किनी। और रावी का जो प्राचीन नाम है वो आता है पुरुषणी, प्राचीन नाम पुरुषणी। उसके बाद लिखो उद्गम, उद्गम लिखो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। संगम लिखो पाकिस्तान में चिनाब नदी में ये मिल जाती है, चिनाब। कुल लंबाई 725 किलोमीटर। भारत में लंबाई 350 किलोमीटर। इसका प्रवाह देखें, प्रवाह है भारत, भारत में ये 2 राज्यों में बहती है, हिमाचल प्रदेश उसके बाद जम्मू कश्मीर, और फिर जाती है भारत के बाद पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है ना। मुख्य नदी, प्रमुख सहायक नदी तवी नदी, जो कहां से निकलती है?
जम्मू कश्मीर में बहती है। ये तवी नदी, आपने रेल भी सुना होगा, जम्मू तवी, है ना। एक रेल का नाम है, रेलगाड़ी का नाम है जम्मू तवी, रेलगाड़ी का नाम चलता है ना, वो इसी यहाँ तक ही चल रहा है। तभी स्थान भी है और तभी एक नदी का नाम भी है, ठीक है ना। आगे कुछ विशेषताएं वो लिखिए, देखिए रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक घाटी से होकर बहती है जिसका नाम है चंबा घाटी। तो लिखो हिमाचल प्रदेश में यह नदी चंबा घाटी से होकर बहती है, से होकर बहती है। किस घाटी से होकर बहती है? चंबा घाटी। और इसकी सहायक नदी हो गई ना तवी नदी। हाँ, अब बात करते हैं इस पर प्रमुख परियोजना, है ना, रावी नदी पर संचालित प्रमुख परियोजना। इधर बात कर लें, इधर लिख लेना, लिखो प्रमुख परियोजनाओं की बात करें, प्रमुख परियोजना, तो इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक परियोजना संचालित है जिसका नाम है चमेरा परियोजना। कौन सी परियोजना? चमेरा परियोजना। और जम्मू कश्मीर में इसमें एक परियोजना संचालित है थीन बांध परियोजना, थीन बांध परियोजना। और इस थीन बांध परियोजना से एक जलाशय का निर्माण हुआ है जिसका नाम है महाराजा रणजीत सिंह जलाशय, महाराजा रणजीत सिंह जलाशय, जलाशय का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ये है इस पर प्रमुख बांध एवं परियोजना संचालित। बात करें रावी नदी, तो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान का एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है लाहौर शहर, है ना। लिखो इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे पाकिस्तान का लाहौर शहर बसा हुआ है, लाहौर शहर बसा हुआ है। और देखिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़ी थी वो किस नदी के किनारे फली फूली थी? वो फली थी सिंधु नदी के किनारे, है ना। सिंधु नदी के किनारे एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो शहर, जो पाकिस्तान में जिसका विकास हुआ था। वहीं पर इस रावी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का एक और मुख्य शहर था जिसका नाम था हड़प्पा शहर। हड़प्पा शहर का जो विकास है वो इसी नदी के किनारे हुआ था, है ना। तो लिखो सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा शहर इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे स्थित था, इसी नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। तो ये विशेषता थी किस नदी के बारे में? रावी नदी के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में दो नदियां और बचती हमारी, ब्यास और सतलज नदी, उन पर और चर्चा कर ले लिया। चलिए अब रावी के बाद में सिंधु नदी की सहायक नदियों में एक 4 नंबर की सहायक नदी है, उसका नाम है ब्यास नदी। क्या नाम है उसका? ब्यास नदी। ब्यास नदी की बात करें तो ब्यास नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे के पास में ही हिमाचल प्रदेश में स्थित ब्यास कुंड से होता है। किससे? ब्यास कुंड से होता है। और यह नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी से होती बहती हुई भारत में ही हरके बैराज नामक स्थान पड़ता है पंजाब में। हरके बैराज नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 625 किलोमीटर और ये पूर्णतः भारत में ही है। ये एकमात्र पंच महानदों में एकमात्र नदी है जिसका उद्गम भारत से ही होता है और भारत में ही यह नदी संगम कर जाती है, ठीक है ना। तो 4 नंबर डाल लीजिए ब्यास नदी। इसका प्राचीन नाम बिपाशा है ना, ब्यास नदी। लिखिए प्राचीन नाम बिपाशा, प्राचीन नाम बिपाशा। उद्गम रोहतांग दर्रे के पास,
स्थित व्यास कुंड, व्यास कुंड कहां पर? हिमाचल पर, व्यास कुंड से, है ना। संगम हरिके बैराज, हरिके बैराज के पास सतलज में, ठीक है, सतलुज भी मिलता है, सतलज भी मिलता है ना, सतलज में, सतलज नदी में इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है, ठीक। उसके बाद आगे लिखो, कुल लंबाई 625 किलोमीटर, प्रवाह लिखो भारत, भारत में ही प्राय तो राज्यों के नाम लिख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश और उसके बाद पंजाब, है ना। पंजाब में हरिके बैराज नाम के स्थान पर किसमें मिल जाती है? ये मिल जाती है हमारी सतलज नदी में, ठीक है। आगे लिखो, यह नदी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा, कुल्लू कांगड़ा घाटी से होकर बहती है, कुल्लू कांगड़ा घाटी से होकर बहती है, ठीक। अगला लिखो, पंच महानदों में, पंच महानदों में यह एकमात्र नदी है, यह एकमात्र नदी है जो भारत से उद्गम होकर, जो भारत से उद्गम होकर भारत में ही, भारत में ही सतलज में संगम कर जाती है, सतलज में संगम कर जाती है। देखिए, पंच महानदों में जो बाकी 4 नदियां हैं उनका उद्गम भारत से होता है, सतलज का उद्गम हालांकि तिब्बत से होता है, बाकी 4 नदियों का उद्गम भारत से होता है। लेकिन ब्यास नदी को छोड़ दें, है ना, ब्यास नदी को छोड़ दें तो बाकी चारों नदियां पाकिस्तान में जाकर के किसमें मिलती हैं? सिंधु नदी में, हालांकि चिनाब में ही जाकर के मिलती हैं तीनों नदियां। ये ब्यास नदी जो है वो सतलज नदी में जाकर के मिलती है, ठीक है ना। तो पंच महानदों में ये एकमात्र नदी है जो क्या है? भारत से उद्गम होती है और भारत में ही किसमें मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी जो है वो धौलाधर श्रेणी में से होकर बहती है हिमाचल प्रदेश में और यहाँ पर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। लिख लीजिए, लिखो, ब्यास नदी धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी कोष्टक में लिख लो हिमाचल प्रदेश, धौलाधर श्रेणी में एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, गहरे गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद में बात करते हैं ब्यास पर संचालित प्रमुख परियोजनाएं। तो इस पर 2 बांध बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध और पंडोह बांध, है ना। प्रमुख बांधों की बात करें तो एक है पोंग बांध, और एक है पंडोह बांध। दोनों ही कहाँ स्थित हैं? दोनों ही बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। एक बात याद रखना, पोंग जो बांध है, पोंग बांध से जिस जलाशय का निर्माण हुआ है उसे राणा प्रताप सागर बांध के नाम से, राणा प्रताप सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है, राणा प्रताप सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। जबकि
हमने जो अभी ऊपर नदी पढ़ी थी इसका नाम था रावी नदी। रावी नदी से जिस बांध से एक जलाशय का निर्माण हो रहा था जिसका नाम था महाराजा रणजीत सिंह जलाशय। वो कौन सा जलाशय था? महाराजा रणजीत सिंह जलाशय। जब ये कौन सा है? राणा प्रताप सागर जलाशय। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बात कर लेते हैं सिंधु की एक लास्ट सहायक नदी है, इसका नाम है सतलज नदी। देखिए सतलज नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर चेनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लंबाई के आधार पर बात करें तो कौन सी है? चेनाब नदी की लंबाई कितनी थी? 1225 किलोमीटर, जबकि सतलज नदी की जो लंबाई है वो है 1450 किलोमीटर, है ना। सतलज की लंबाई कितनी है? 1450। तो लंबाई के आधार पर देखें तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज नदी। हेडिंग डाल लीजिए सतलज नदी। सतलुज भी आता है, सतलज भी आता है, सतलज नदी। सतलज नदी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है शतुद्री। प्राचीन नाम है शतुद्री, शतुद्री। इसका उद्गम जो होता है वो उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास में, तिब्बत से इसका उद्गम होता है। राक्षसताल एक स्थान मिलता है, राक्षसताल, राक्षसताल कहां से? तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर कैलाश पर्वत के पास मिलता है, मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील के पास में ही एक हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल स्थित है जिसका नाम है कैलाश पर्वत। संगम जो होता है, संगम होता है इसका पाकिस्तान में चेनाब नदी में, पाकिस्तान में चेनाब नदी में इसका संगम होता है। ठीक है, उसके बाद लिखो कुल लंबाई, कुल लंबाई है इसकी 1450 किलोमीटर। इसमें से भारत में इसकी जो लंबाई है भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। इसका अपवाह की बात करें, प्रवाह की, तो प्रवाह इसका 3 देशों में है, तिब्बत, तिब्बत के बाद भारत, भारत में ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होती है, और उसके बाद चली जाती है कहाँ पर? पाकिस्तान में, है ना। तो प्रवाह इसका कितने देशों में? 3 देशों में इसका प्रवाह है। तिब्बत, तिब्बत के बाद जाती है ये भारत, और भारत के बाद जाती है पाकिस्तान में। ठीक है ना। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। देखिए पूर्ववर्ती नदियां किन्हें कहते हैं? ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण होने से पहले भी बहती थी, वो पूर्व नदियां, पूर्ववर्ती नदियां मानी जाती है। सिंधु नदी भी हमारी पूर्ववर्ती नदी का ही उदाहरण है। सिंधु नदी और सतलज नदी, यह दोनों ही नदियां हमारी पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। दोनों ही नदियां हिमालय के निर्माण होने से पहले ही बहती थी। तो लिख लीजिए यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी है। बात करें सतलज नदी के अन्य नाम की, तो देखिए इसे तिब्बत में लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लोंगचेन खंबाब के नाम से। तो लिखो सतलज को, सतलज को तिब्बत में लोंगचेन खंबाब, लोंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। भारत में ये सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में यह
किस दर्रे से? सिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। इसकी मुख्य सहायक नदी की बात करें तो मुख्य सहायक नदी है इसकी ब्यास। मुख्य सहायक नदी ब्यास। ब्यास जो है वो हरके बैराज नामक स्थान पर, हरके बैराज नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? सतलज में। नामक स्थान पर सतलज में मिल जाती है। सतलज में क्या करती है? संगम करती है। और इन दोनों के संगम पर ही, ब्यास और सतलज के संगम पर ही हरके बैराज नामक स्थान से एक नहर निकाली गई है, आईजीएनपी नहर। कौन सी नहर? आईजीएनपी नहर निकाली गई है। आईजीएनपी का मतलब है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नहर निकाली गई है, निकाली गई है। और यह जो आईजीएनपी नहर है यह विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। मानव निर्मित नहर। कौन सी नहर? आईजीएनपी नहर। तो ये कुछ विशेषता थी। अब बात कर लेते हैं सतलज नदी पर संचालित प्रमुख बांध परियोजनाओं के बारे में, ठीक है ना। तो सतलज नदी की बात करें तो इस पर हिमाचल प्रदेश में एक बांध परियोजना संचालित है जिसका नाम है भाखड़ा नागल बांध परियोजना संचालित है, जो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बांध परियोजना भी है। इस बांध परियोजना के तहत दो बांध बनाए गए थे, भाखड़ा बांध और नागल बांध। भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया था हिमाचल प्रदेश में, जबकि नागल बांध का जो निर्माण है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर किया गया था। है? तो इधर हेडिंग डाल लीजिए, उधर जगह नहीं है, इधर हेडिंग डाल लीजिए, भाखड़ा नागल बांध परियोजना। रेड पेन से लिख दूं, लिखो प्रमुख बांध परियोजना। प्रमुख बांध परियोजनाएं। तो देखिए सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, है ना, हिमाचल प्रदेश में एक बांध बनाया गया था, भाखड़ा बांध। भाखड़ा नागल बांध परियोजना के तहत एक बांध बनाया गया था, भाखड़ा बांध। इस भाखड़ा बांध से एक जलाशय का निर्माण हुआ है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में ही एक और परियोजना इस पर संचालित है, इसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में इस पर जो बांध बना है उसका नाम है नागल बांध। पीबी का मतलब पंजाब। पंजाब में इसमें जो बांध बना है उसका नाम है नांगल बांध। नांगल बांध। भाखड़ा नागल बांध परियोजना की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बांध परियोजना है, ठीक है ना, भाखड़ा बांध। नोट में लिख लीजिए, भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय बांध परियोजना है।
बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब होता है ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य केवल एक ना होकर कई उद्देश्य हो। जैसे कि इस परियोजना से सिंचाई भी होती है, पीने के लिए जल की सप्लाई भी होती है और यहाँ पर विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। नागल बांध से जो जलाशय का निर्माण होता है, इधर लिख दिया गया, नागल बांध से जिस जलाशय का नाम निर्माण होता है उसका नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय। क्या नाम है? गोविंद सागर जलाशय। नागल बांध से किस जलाशय का निर्माण होता है? गोविंद सागर जलाशय। भाखड़ा बांध जो है वो भारत का सबसे सीधा गुरुत्व सीधा बांध है ना, भारत का गुरुत्व सीधा बांध, सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय सीधा बांध, गुरुत्वीय सीधा बांध जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर, 226 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। यह भारत का सबसे बड़ा या ऊंचा गुरुत्व सीधा बांध है जिसका नाम क्या है? भाखड़ा बांध। ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना संचालित है, जबकि पंजाब में इस पर एक परियोजना संचालित है, नागल बांध परियोजना। भाखड़ा और नागल बांध परियोजना दोनों ही परियोजना का शुभारंभ जो है वो एक साथ में ही हुआ था। तो ये थी हमारी सिंधु नदी की पंच महानद जो है वो सहायक नदियां। ठीक है ना। तो ये सिंधु नदी तंत्र था, हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आगे बात करेंगे हम सिंधु नदी के बाद में गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो फिर गंगा नदी तंत्र को पढ़ते हैं अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, मुलाकात होती है बाद में। थैंक यू वेरी मच।